नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी चैनल पर। पिछली बार हम लोग पढ़े हुए थे दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, चाल के बारे में, वेग के बारे में, और हम लोग स्टार्ट किए थे त्वरण के बारे में। तो त्वरण हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। अगर आप लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके पहले की आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। त्वरण के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक फिर से बता दे रहे हैं। हमने बोला था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं भी अगर दर शब्द आ जाए, रेट शब्द आ जाए, तो ये बताता है समय को। यहाँ पे एक शब्द लिखा है वेग परिवर्तन की दर लिखा है। इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर कभी भी वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन समय के साथ, दर शब्द समय को बताएगा। कहीं भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी डिफिनीशन में दर शब्द मिले, आपको रेट मिले, तो आप समझ जाना कि वो समय को इंगित कर रहा है। यहाँ पर आप समझने लायक है कि यहाँ वेग परिवर्तन की दर लिखा है, मतलब वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन किसके साथ? समय के साथ। क्लियर? अब ऐसे आपको मिलेगा कि कार्य करने की दर, कार्य तो हो रहा है लेकिन किसके साथ? समय के साथ। आपको मिलेगा संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन किसके साथ? समय के साथ। क्लियर? तो आप इस पॉइंट को आप जरूर नोटिस करिएगा कि वेग परिवर्तन की दर शब्द आ जाए तो इसका मतलब है समय के साथ बताता है। अब आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है वेग परिवर्तन क्या है। वेग परिवर्तन माने या तो वेग लगातार बढ़ता जाए या वेग लगातार घटता जाए। परिवर्तन का मतलब होता है या तो बढ़ना लगातार या घटना लगातार। बस अंतर यह है कि समय के साथ ही कोई चीज़ बढ़ेगी और समय के साथ ही कोई चीज़ घटेगी। तो यहाँ पर याद रखे रहना, वेग परिवर्तन का मतलब होता है, वेग परिवर्तन माने होता है कि या तो वेग बढ़ता जाए, बहुत बेसिक बता रहे हैं बच्चों, बढ़ता जाए, या वेग लगातार घटता जाए। ठीक, और ये बढ़ना और घटना दोनों समय के साथ ही होगा। अब देखो, ये जो वेग परिवर्तन था, या तो वेग लगातार बढ़ता जाएगा या तो वेग लगातार घटता जाएगा। अगर बढ़ रहा है लगातार या घट रहा है लगातार, तभी हम लोग बोलेंगे क्या है ये? परिवर्तन। अब आप कहोगे सर बढ़ जाए फिर घट जाए फिर बढ़ जाए फिर घट जाए, तो आप देखोगे दोनों में क्रिया यही हो रही है, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। किसके साथ हो रहा होगा? समय के साथ। अब थोड़ा समझिएगा, आपको हमने बताया था त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, परिवर्तन वेग का कितना हुआ और कितने समय में हुआ है, ये आप दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो ध्यान रखे रहना, इसका थोड़ा मात्रक की बात करें, इसको ऐसे भी हम लोग इंगित करते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और आपको हमने पिछले भी वीडियो में बता रखा है, डेल्टा शब्द फिजिक्स में हमेशा परिवर्तन को बताता है। और परिवर्तन हमेशा कैसे निकलता है? परिवर्तन हमेशा अंतिम से प्रारंभिक को अगर आप घटा दिए तो आपको परिवर्तन मिल जाएगा। जैसे हम लिख दें डेल्टा बी, तो इसका मतलब समझ जाना कि बी2 माइनस बी1। अगर हम लिख दें डेल्टा टी तो ये हो गया T2 माइनस T1। अगर हम लिख दिए डेल्टा एस तो S2 माइनस S1। अगर हम लिख दिए डेल्टा पी तो P2 माइनस P1। ये याद रखे ना, पूरे फिजिक्स में कार्य करेगा ये डेल्टा सब। तो इतना पॉइंट पिछले वीडियो में बताए थे। इसका यूनिट भी देख लो, थोड़ा सा मात्रक देख लेना। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मामला आता है कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो थोड़ा सा ध्यान रखे रहना। त्वरण वेग में है, वेग परिवर्तन है, त्वरण, तो जब वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी कैसी राशि होगी? ये भी एक प्रकार की सदिश राशि होगी। इसका मतलब है कि त्वरण आपको परिमाण भी बताएगा और त्वरण आपको दिशा भी बताएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है आपका कौन? तो एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो दिशा है और परिमाण है, दोनों है त्वरण के पास। इसी वजह से त्वरण कैसी राशि होगी? तो ये आपकी सदिश राशि होगी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब थोड़ा इसके बारे में और आगे हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पॉइंट ध्यान रखें ना, जो त्वरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि वेग में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो फिर त्वरण आएगा नहीं। क्लियर? तो देखो, वेग में परिवर्तन। अब आपको हमने थोड़ा सा यहाँ ए के बारे में और समझते हैं, त्वरण के बारे में और समझते हैं। त्वरण याद रखना बच्चों, त्वरण आपका धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण आपका ऋणात्मक भी हो सकता है।
क्लियर। और त्वरण आपका शून्य भी हो सकता है। क्लियर। अब धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, धनात्मक त्वरण तभी आएगा जब वेग क्या होता जाए, बढ़ता जाए। अगर वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो परिवर्तन है, और परिवर्तन है तो त्वरण है, और त्वरण होगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसका मतलब अगर आपका भी मतलब वेलोसिटी, अगर ये आपका बढ़ता जाएगा तो समझ लेना कि आपका त्वरण धनात्मक आएगा। अगर वेग आपका घटता जाएगा, घटता जा रहा है त्वरण, तो याद रखना कि वहाँ पर त्वरण आपका ऋणात्मक आएगा। ये जो ऊपर लगा हुआ एरो है ये बताता है बेटा कि आपका जो वेग है ये लगातार बढ़ रहा है, जो नीचे एरो है ये बता रहा है कि वेग आपका लगातार घट रहा है। किसके साथ, समय के साथ। अब यहाँ एक पॉइंट समझने लायक है कि त्वरण अगर कभी भी ऋणात्मक आता है तो क्या कहते हैं इसको, तो अगर कभी भी त्वरण ऋणात्मक आ रहा है, निगेटिव में अगर त्वरण कभी भी फिजिक्स में आ जाए तो याद रखे रहना, इसी को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, या इसी को कहते हैं हम लोग मंदन। क्लियर। ये मंदन बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। अगर कभी भी त्वरण का मान नेगेटिव है तो याद रखे रहना कि वहाँ पे आपका मंदन आ जाएगा। क्लियर है। अब समझो, अगर हम कहें कि आपका जो त्वरण है ये शून्य कब कब हो सकता है, शून्य का मतलब याद रखना कि वहाँ त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। तो त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझना, शून्य का अर्थ है यहाँ पे कि त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। क्लियर। त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। अब त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ समझ लीजिएगा थोड़ा सा पॉइंट, कि जो आपका त्वरण है ये दो स्थिति में काम नहीं करेगा। यदि वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था का मतलब गति नहीं कर रहा है। अब ये बताओ, अगर कोई वस्तु है गति नहीं कर रही है तो उसके पास वेग नहीं है, वेग नहीं है तो वेग में परिवर्तन नहीं है, और अगर परिवर्तन नहीं है तो वहाँ त्वरण नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने पहले बता रखा है कि जो आपका त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन पर ही निर्भर करता है। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपका त्वरण नहीं आएगा। दूसरी स्थिति ये है कि हमने कहा कि अगर कोई वस्तु दे दे एक समान वेग से चल रही हो, एक समान वेग से चल रही हो, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति है बाइक चला रहा है और 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से या वेग से लगातार गति कर रहा है, उसका वेग चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वह वस्तु एक समान वेग से जा रही है। और एक समान वेग है, इसका मतलब यहाँ वेग में परिवर्तन नहीं है, और वेग में परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ ए भी नहीं होगा। क्लियर। तो याद रखना है आपको कि त्वरण में हमने बताया धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्शन की बात करते हैं कि आखिर में त्वरण की दिशा कैसे इंगित की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको हमने एक जो लास्ट पॉइंट बताया इस पर पढ़ना चुके हैं, पेपर में दिया हुआ है कि क्या वेग होने से ज़रूरी है कि त्वरण होगा, तो आप बताओगे नहीं। अगर वेग है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वेग में परिवर्तन है। क्लियर। हो सकता है कि वेग है लेकिन एक समान वेग हो, लेकिन अगर ये कह देगा कि वेग में परिवर्तन है तो क्या ज़रूरी है त्वरण है, तो एकदम सही है कि त्वरण होगा, क्योंकि वेग में क्या है, परिवर्तन। तो याद रखना है आपको, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखें। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि दिशा के बारे में, कि दिशा कैसे इंगित करते हैं। ध्यान रखे रहना, अगर त्वरण की हम लोग बात करते हैं, एक्सीलरेशन की अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, तो यहाँ ध्यान रखे रहना, एक पॉइंट जो है आपके काम का है। हमने अभी भी बताया कि त्वरण धनात्मक का मतलब क्या होता है, तो धनात्मक का मतलब होता है कि आपका वेग लगातार बढ़ता जाए, वेग क्या हो, बढ़ता जाए। अब ध्यान से समझो, अगर हम कह दें कि कोई व्यक्ति है वो गति कर रहा है, ए से लेकर के मान लो ये बी बिंदु तक जा रहा है, और अगर ये गति कर रहा है और इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये ऊपर जो एरो लगाया है इसका मतलब होता है कि वेग बढ़ रहा है, मतलब 10 मीटर, 15 मीटर, 25, 35, 40, 45, 50, 70, 80 ऐसे करते हुए लगातार उसका वेग बढ़ता हुआ जा रहा है। अब भैया अभी हमने बताया कि वेग अगर बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। अब यहाँ दिशा की बात करें, अगर वेग लगातार बढ़ रहा है तो जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसी दिशा में आपका त्वरण भी गति करेगा।
और जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में त्वरण है, इसीलिए इस त्वरण के आगे हम लगाएंगे क्या, धनात्मक, प्लस। क्लियर। तो फिजिक्स में प्लस और माइनस आपको डायरेक्शन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर प्लस है तो समझ जाना कि जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में आपका त्वरण भी है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि a बराबर अगर आपका ऋणात्मक आ रहा है, और इसी ऋणात्मक को अगर आपको याद हो तो इसी को रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। अब अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि वेग क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अब वेग घटता जाए, इसका एग्जाम्पल समझो। मान लो कोई व्यक्ति है, वो गति कर रहा है, ठीक, v वेग से मान लो ये गति कर रहा है, लेकिन अब की बार शर्त ये है कि इसका वेग घट रहा है, नीचे एरो मतलब घट रहा है। अब ये कैसा है, जैसे समझो, मान लो आप हाईवे से अपने घर की तरफ आ रहे हो, तो जैसे जैसे अपने घर की तरफ आओगे तो आपका वेग लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अपने घर पहुँचोगे तो रुक जाओगे, लेकिन वेग घटते हुए वेग से आप अपने घर पे आ रहे हो, तो यहाँ भी त्वरण लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वेग परिवर्तन है, घटता हुआ परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन है। अब यहाँ पर भी त्वरण लगेगा, लेकिन ध्यान रखना कि जब वेग घटेगा तो त्वरण लगेगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन है, और परिवर्तन है तो त्वरण अब की बार वेग के विपरीत दिशा में लगेगा, और इसके आगे हम लोग ऋणात्मक या माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान में रखे रहना कि कभी भी अगर वेग बढ़ता जाएगा तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होगा। अगर कभी भी त्वरण ऋणात्मक है, हम बोले त्वरण ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में लगेगा क्या, त्वरण। तो प्लस और माइनस डायरेक्शन बताने के लिए आता है। प्लस का मतलब होता है कि जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में त्वरण है। ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि जिस दिशा में वेग है उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है कौन, त्वरण। और कब विपरीत लगेगा, जब वेग घटता जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो डायरेक्शन का पढ़ना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको हमने पढ़ा रखा है कि अगर कभी भी माइनस त्वरण आ जाए तो याद रखना इसी को हम लोग बोलते हैं मंदन। इसी को क्या बोलेंगे, मंदन। क्लियर है इतनी बात। इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखे रहना, ये जो आपका पॉइंट है, मंदन बहुत बार आया है, वेग का घटना ही मंदन है। अब जैसे चलिएगा इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। बेसिक देखना, देखिए जैसे पहला प्रश्न है, अब प्रश्न लिखेंगे नहीं लेकिन थोड़ा समझना इसमें। मान लो कोई व्यक्ति ए बिंदु से गति कर रहा है, ठीक, ये बी बिंदु पर जा रहा है। मान लो इसका पहले प्रारंभिक वेग इसका जो है, मान लो इसको v1 बोल दे, 10 मीटर पर सेकंड। जिस वेग से गति करे वो आपका प्रारंभिक, तो v1 आपका दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड से ये वेग से गति करता हुआ जा रहा है बी बिंदु पर, और जब बी बिंदु पर पहुंचा तो इसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, और कह रहा है कि 10 मीटर से 20 मीटर होने में उसको 5 सेकंड का कुल समय लगा है। ठीक, 5 सेकंड में वेग में परिवर्तन हो गया, कितने से कितना, 10 से 20। अब आपको फार्मूला बता रखे हैं, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। डेल्टा शब्द आपको ये भी बताए थे कि b2 माइनस b1, डेल्टा आ जाए तो इसका मतलब परिवर्तन है, और अगर कहीं डेल्टा बी लिखा हो भी बताए थे तो b2 माइनस b1, टी लिखा है डेल्टा तो t2 माइनस t1, तो यहाँ लिख सकते हैं b2 माइनस b1, और यहाँ लिख सकते हैं हम t2 माइनस t1। अब थोड़ा समझने लायक बात यह है कि b2 का मान कितना दे रखा है, तो अंतिम वेग है इसका 20 मीटर, प्रारंभिक है इसका 10 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। t2 5 सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ से शुरू किया है तो इसको हम 0 मान ले रहे हैं, क्योंकि 5 सेकंड में पूरा परिवर्तन है, तो 5 सेकंड में यहाँ पहुँच गया है, तो ये आपका 0 हो गया। अब नहीं तो आप डायरेक्ट डेल्टा टी की जगह पे 5 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा परिवर्तन ही 5 सेकंड में हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 माइनस 10, 10/5, 5 दूनी 10, इसका यूनिट होता है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अब ये पॉजिटिव में आया है, कैसा, पॉजिटिव में है, इसका मतलब मंदन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखो, अभी अभी हमने बताया कि अगर ये पॉजिटिव आया है +2, इसका मतलब क्या है, ए अगर धनात्मक है इसका मतलब है कि इसका वेग लगातार बढ़ रहा है। वेग बढ़ेगा तभी तुरंत धनात्मक होगा, अभी अभी बताया। अब यहाँ 10 से कितना हुआ, 20, तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि इसका वेग लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी यहाँ धनात्मक आया है।
क्लियर। अब अगर इसका हम थोड़ा सा इस प्रश्न को बदल देते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग ऋणात्मक लेकर के देखते हैं कि कैसे आता है मंदन। तो ये बहुत बेसिक सवाल है, पूछा भी गया है, आप प्रैक्टिस लगाइए, आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए सेम प्रश्न लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा क्या डिफरेंट है। ए व्यक्ति है या ए बिंदु से कोई व्यक्ति चला, बी बिंदु पर पहुंचा। अब की बार मान लेते हो 20 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा था, लेकिन अपने घर की तरफ जा रहा है तो इसका वेग कम हो जाएगा, क्योंकि घर पर जब पहुंचोगे तो कम ही वेग से पहुंचोगे। ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब की बार B1 है आपका 20 मीटर, अब की B2 है क्या 10 मीटर। मान लो परिवर्तन सेम 5 ही सेकंड में हो रहा है। ये काम 20 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड होने में 5 ही सेकंड इसको लग रहा है। क्लियर। तो अगर अब हम देखें यहाँ पर कैसे आएगा त्वरण, तो वही फार्मूला डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। डेल्टा माने परिवर्तन, परिवर्तन माने अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो B2 माइनस B1, T2 माइनस T1। लेकिन याद रखना पूरा परिवर्तन ही 5 सेकंड में है, तो डायरेक्ट यहाँ 5 लिख दे रहे हैं। B2 का मान है 10, B1 का मान है 20/5। अब इसको घटाओगे तो 20 माइनस 10 मतलब -10/5, 5 दूनी 10 -2 और -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ एक बात समझने लायक है कि जो ऋणात्मक चिन्ह आया है, ए का मान हमने न्यूमेरिकल में लगाया, माइनस आया। माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक, और ऋणात्मक माने अभी भी बताए थे कि त्वरण कब ऋणात्मक होता है, जब वेग घटे। तो देखो 20 से गति कर रहा था और इसका वेग घटता जा रहा है, घट करके कितना हुआ 10, मतलब वेग घट रहा है, त्वरण यहाँ लगेगा, लेकिन त्वरण की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी, और कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी विपरीत दिशा को दिखाने के लिए इसके आगे क्या लगा, माइनस। क्लियर है। तो त्वरण से संबंधित आप प्रश्न लगाइएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हमको लगता है कि रेलवे लेवल तक छूटेगा नहीं, इतने कॉन्सेप्ट है जितना हमने आपको बताया। तो चलिए फिर 1-2 पॉइंट और थोड़ी सी चर्चा करते हैं त्वरण के बारे में। वैसे त्वरण आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत बार मिलेगा रास्ते में पढ़ते पढ़ते। क्लियर। तो अब थोड़ा सा और समझना इसमें, एक पॉइंट और देखो। हमने अभी बताया कि क्या वेग होने पर, क्या वेग होने पर ध्यान रखना त्वरण होगा, क्या ये जरूरी है। दूसरा, वेग में अगर परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन होने पर त्वरण होगा। दोनों में अंतर है। अब इस अंतर को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले में लिखा क्या वेग होने पर त्वरण होगा, तो हमने अभी भी बताया कि जरूरी नहीं है वेग होने पर त्वरण हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वेग हो लेकिन एक समान वेग से गति कर रहा हो। तो एक समान वेग से अगर कोई गति कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेग तो है लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं है। तो याद रखना क्या वेग होने पर त्वरण होगा, तो कह देना कि जरूरी नहीं है। क्लियर। जरूरी नहीं है कि त्वरण हो, क्यों, क्योंकि एक समान भी हो सकता है। लेकिन अगर ये लिखा है कि वेग परिवर्तन होने पर त्वरण होगा, तो आप कहोगे कि वेग परिवर्तन होने पर एकदम पक्का है कि त्वरण आएगा, फिक्स है, तो यहाँ त्वरण होगा। क्लियर। ये दोनों प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब एक पॉइंट आपको हम थोड़ा सा और बताएंगे त्वरण के बारे में, इसको समझे रहिएगा। तो इसको नोट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर लगाते रहो। तो अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। क्लियर। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक डिफिनीशन अभी तक पढ़ा। क्लियर। अब बेसिक डिफिनीशन जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। पढ़े पहले दूरी, फिर पढ़े हम लोग विस्थापन, फिर हम लोग पढ़े वेग, चाल और त्वरण। क्लियर। इतने टॉपिक को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो भी आप देखिएगा, इसके पहले भी कई सारे वीडियो बने हुए हैं, तो उसको आप देखिएगा। तो यहाँ पर आप एक क्रम से जब पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में थोड़ा आसानी से आएगा। तो चलते हैं हम लोग नए टॉपिक पर, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है न्यूटन के नियम। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का नियम। चलिए देखिए,
तो सबसे पहला आता है न्यूटन का नियम। क्लियर। तो जो न्यूटन है, न्यूटन के गति से संबंधित नियम है। अब देखो न्यूटन के जो नियम है, न्यूटन लॉ जो है आपका, वो सबसे पहला पढ़ना आता है न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। अब इन तीनों नियमों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला लिखिएगा न्यूटन का प्रथम नियम। जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि आखिर में न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। तो देखो, जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इस नियम को हम लोग गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम। क्लियर। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्लियर। अब ये नियम है क्या, इसको पहले समझिएगा। सबसे पहले तो एक शब्द समझो, क्या लिखा है? जड़त्व। जड़त्व कभी भी, इनर्शिया जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी भी जड़त्व शब्द आ जाए तो समझ जाना वो द्रव्यमान को बताता है। किसको बताएगा? द्रव्यमान को बताता है आपका क्या? जड़त्व। जड़त्व का गुण का मतलब होता है कि कोई वस्तु है, उसके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान को रखे हुए है, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं क्या? जड़त्व। अब जड़त्व में आगे आपको कई सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो सबसे पहला इनका हम एक डिफिनीशन बताते हैं जो आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। न्यूटन का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वो हमेशा बनी रहना चाहती है। तो सबसे पहला पॉइंट, अब यहाँ पूरी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ आपको पॉइंट बताते हुए चल रहे हैं, ध्यान रखना। अगर कोई वस्तु है तो प्रत्येक वस्तु की स्थिति कोई ना कोई होगी, और वो अपनी स्थिति को क्या करता है? बनाए रखना चाहता है। क्लियर। जैसे कोई वस्तु है विरामावस्था में, तो चाहता है कि हम विरामावस्था में ही बने रहें। कोई गति अवस्था में है तो चाहता है कि हम गति की अवस्था में ही बने रहें। वो अपने स्थिति को बनाए रखने का गुण रखती है। ये किसके कारण है? तो ये जड़ के कारण, क्योंकि उसके पास द्रव्यमान है। तो याद रखना कि स्थिति को, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। इसी में एक कथन और याद रखे रहना, क्योंकि रेलवे में घुमा घुमा कर पूछे गए हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति का, अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। तो ध्यान में रखे रहना कि अगर कोई वस्तु है, उसकी जो स्थिति है, अगर उसमें आप परिवर्तन करते हो तो वो अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब अगर वो गति अवस्था में है तो अगर उसकी स्थिति आप रोकना चाहोगे तो पहले वो विरोध करेगी। क्लियर। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, अगर आप उस स्थिति को आप बदलना चाहते हैं, तो बदलना अगर चाह रहे हैं तो उसमें भी आपका वो विरोध करेगी। अगर उसकी जो स्थिति है वो स्थिति को आप बनाए रखिए तो विरोध नहीं करेगी। लेकिन अगर स्थिति के परिवर्तन में, अगर आप स्थिति के परिवर्तन का अगर आप करोगे, स्थिति में, यहाँ सही कर लेना, स्थिति में प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो स्थिति में परिवर्तन करोगे तो विरोध करेगी। तीसरा पॉइंट जो न्यूटन ने दिया, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये, ध्यान से समझिएगा। न्यूटन ने कहा कि आखिर में परिवर्तन करोगे कैसे, स्थिति में परिवर्तन करोगे कैसे। तब न्यूटन ने बताया कि किसी भी वस्तु की अगर स्थिति में परिवर्तन करना है, क्या करना है? परिवर्तन, तो आपको लगाना पड़ेगा बाह्य बल। क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल। क्लियर है। तो अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु में अगर परिवर्तन करना है उसकी स्थिति का, तो आपको एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा, और बिना बाह्य बल के उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले ध्यान में रखे रहना, जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली जो आपका स्टेटमेंट लिखा है, इसको थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाह रही है। ये वस्तु का एक गुण बता रहा है कि स्थिति को बनाए रखना चाहती है। दूसरा लिखा अपने स्थिति के परिवर्तन का, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध भी करती है। अगर कोई वस्तु है वो विरामावस्था में अगर है, उस पर आप बल लगा, उस पर अगर स्थिति को आप बदलना चाहोगे तो पहले विरोध करेगी। क्लियर। दूसरा है स्थिति में परिवर्तन, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन अगर करना है, तो याद रखना, यहाँ पूरा कर दे रहे लाइन,
अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? बाह्य बल लगाना पड़ेगा। मतलब परिवर्तन होगा कैसे? बाह्य बल से, और ये बता गए कौन? न्यूटन। क्लियर है? अब एक बार पेपर में आ गया है, आपके पूछा भी जा चुका है कि बल की चर्चा न्यूटन के किस नियम में किया गया है। क्लियर है? तो बल की चर्चा सबसे पहले ही नियम में किया गया है, इसमें याद रखे रहना, क्योंकि बता गए हैं न्यूटन की परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, तो परिवर्तन के लिए बाह्य बल चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट न रखना, जैसे पेपर में कैसे आएगा, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, न्यूटन का कौन सा नियम है, तो प्रथम नियम हो गया। या ऐसे पूछ सकता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है, ये किसका नियम है, तो ये भी न्यूटन का ही नियम है, प्रथम नियम है। अगर कोई कहे कि स्थिति में परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है, तो बाह्य बल आवश्यक है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल की भी चर्चा न्यूटन के प्रथम नियम में ही किया गया है। क्लियर? ये सब न्यूटन के प्रथम नियम है। अब इसका डिफिनीशन अगर आप देखो किताबों में लिखा होगा कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में बने रहनी चाहती है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहने चाहती है, उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन करना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो यही बाह्य बल यहाँ पर चर्चा की गई है। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझो। अब सुनो, अगर कभी भी मान लो कभी भी अगर स्थिति को कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को बनाए रखे है, क्लियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। जैसे हमने अभी भी बताया कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था पे है, ठीक, मान लो कोई वस्तु है ये विरामावस्था में है, इसका मतलब है कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस पे लगने वाले सभी बल एफ नेट मान लें, मतलब सभी बल आपके कैसे कार्य कर रहे हैं, तो काम कर ही नहीं रहे हैं। क्लियर है? अब जब कार्य कर नहीं रहे हैं, कोई बल नहीं लग रहा होगा, तो अगर इस पे कोई बल नहीं लग रहा है तो क्या कोई यहाँ वेग में परिवर्तन होगा? तो वेग में परिवर्तन भी नहीं होगा क्योंकि बल नहीं है। अब वेग में परिवर्तन नहीं है तो क्या और नहीं लगेगा? तो त्वरण नहीं लगेगा। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अब अगर कोई वस्तु मान लो विरामा में नहीं बल्कि गति कर रहा है, ठीक, और एक समान वेग से गति कर रहा है, उसकी स्थिति गति की अवस्था की है, तो अगर उसको रोकना होगा तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और हमने अभी भी क्या बताया कि अगर कोई वस्तु की स्थिति जिसमें है उसमें परिवर्तन करना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अब एक गति अवस्था में जा रही, इसका मतलब इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पर लगने वाला जो बल होगा नेट, वो क्या होगा आपका? जीरो। अच्छा, बल अगर शून्य है तो इसका मतलब है कि यहाँ वेग में परिवर्तन नहीं करा रहा है कोई। वेग है, ध्यान रखना, इसमें गति कर रहा है, वेग है, लेकिन क्या नहीं है? वेग परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल। और जो कि हमने कहा कि ये गति कर रही है, इसका मतलब इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो क्या नहीं होगा? त्वरण नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अब ये गति करती हुई जा रही है, इसकी स्थिति है गति अवस्था की, परिवर्तन करना तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हमने क्या कहा कि गति करती हुई जा रही है, तो यहाँ पे बल कोई कार्य कर नहीं रहा है तो जाएगी ही गति करती हुई। अच्छा, कोई बल नहीं कार्य कर रहा है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कहने कि यहाँ वेग नहीं है, वेग है, लेकिन क्या नहीं है? परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन नहीं है तो क्या नहीं होगा? त्वरण नहीं होगा। क्लियर? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपका कि न्यूटन के किस नियम में वेग परिवर्तन की चर्चा है, तो ये भी प्रथम नियम में है। क्लियर? ये ध्यान रखे रहना, कुछ बेसिक पॉइंट है इसमें, आप समझे रहिएगा, क्योंकि बल नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं है तो त्वरण नहीं है। और अगर परिवर्तन हो गया, मान लो यहाँ पे बल लगाए गए, और जैसे बल लगाओगे तैसे वेग परिवर्तित हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे बल नहीं है, ठीक, तो ये जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से जाएगा। लेकिन अगर इस पे हमने बाह्य बल लगाया, क्लियर, तब तो इसमें वेग में परिवर्तन होगा। क्लियर? लेकिन कह क्या रहा है कि यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है, जिस अवस्था में उस अवस्था को बनाए रखे हुए है, इसका मतलब बल नहीं है, तो यहाँ कोई वेग में परिवर्तन नहीं है। जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से जाता रहेगा।
रोकना होगा तो बल लगाना पड़ेगा, ब्रेक बढ़ाना होगा तो बल लगाना पड़ेगा। बात समझ पाए? तो इसका मतलब कि यहाँ वेग परिवर्तन है तो यहाँ क्या नहीं है, त्वरण। क्लियर? तो आप इस वीडियो को देखिए और आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार में ना समझ पाइए, थोड़ा बैक करके फिर से आप देखिए, फिर समझ में आपको आएगा। तो फिर आज इतना करिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।